में हमारे आसपास बच्चों के साथ शोषण के प्रकरण आए हैं, और तब ये शोषण के प्रकरण है जब बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे। इसके मायने ये हिंसा हो रही थी, ये हिंसा घरों में हो रही थी, आस पड़ोस में ही हो रही थी, और कहीं बाहर की हिंसा नहीं है। जैसा हमने अभी डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र किया, घरेलू हिंसा का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ हिंसा। तो ये बच्चों के साथ जब हम हिंसा की बात कर रहे हैं तो उसको हम समझें कैसे, कैसे माने कि क्या हो रही है हिंसा। क्या मैं और आप जिस शहर में रह रहे हैं, हो सकता है आप लोग बाहर से आकर यहाँ बीएसएसएस में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मैं और आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में बच्चों की क्या स्थिति है। क्या मैं और आप जब कॉलेज आते हैं, कॉलेज से जाते हैं, चौक चौराहों पर हम किसी बच्चे को देखते हैं, तब हम किस सेंसिटिविटी के साथ उस बच्चे के साथ डील करते हैं। क्या हम ये सोचते हैं कि ये बच्चा कहाँ से आया, ये बच्चा कौन है। और यदि हम ऐसा नहीं सोचते तो दरअसल हम अपने आसपास की बच्चों की दुनिया से बहुत अनजान हैं, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं जो कर सकते हैं उस पर भी बात करूंगा, और अभी क्या स्थिति है उस पर भी बात करूंगा। बहरहाल, मैं ये जो कैंपेन चल रहा है, इस कैंपेन के विषय में बताना चाहता हूँ कि ये कैंपेन हर साल चलता है। लेकिन क्यों चलता है? क्योंकि अभी तक हमारी जो समझ है वो 14 नवंबर की तो जरूर रही है। जी जी जी। तो 14 नवंबर की तो हमारी समझ है कि 14 नवंबर बाल दिवस है, लेकिन हमें 20 नवंबर के विषय में नहीं पता। 20 नवंबर इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स डे है। और ये क्यों है? क्योंकि 1989 में यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया के देश एक साथ इकट्ठे हुए, और उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों पर हम क्यों ना बातचीत करें, हम क्यों ना ये समझें कि बच्चों के अधिकार क्या हैं, और पूरी दुनिया में बच्चे की एक परिभाषा क्या हो। क्योंकि अभी जब मैं, हो सकता है हम लोग जब ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग में जुड़े रहे हैं, हम उनसे आधे घंटे 1 घंटे इसी बात पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि आपकी नजर में बच्चा क्या है। और आप देखेंगे कि कई सारे जवाब हमको मिलते हैं। कोई कहता है कि 10 साल तक के व्यक्ति को हम बच्चा कहेंगे, कोई कहता है नहीं नहीं जो ना समझ है, कोई कहता है जिसे अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं है, कोई कहता है 14 साल, कोई 12 साल, ऐसे तमाम तरह की परिभाषाएं हमको मिलती हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक परिभाषा क्या है बच्चे की, हम क्या माने बच्चा मतलब क्या। तो साथियों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बहस चल रही थी कि पूरे दुनिया में बच्चे की परिभाषा क्या हो, और बच्चे के कौन से राइट्स डिफाइन किया जाए। तो इसीलिए 20 नवंबर 1989 को यूनाइटेड नेशंस में एक कन्वेंशन हुआ है जिसका नाम है यूएनसीआरसी। आप लोग बाद में गूगल करिएगा, यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, हिंदी में इसको कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता। और ये समझौता 1989 में 20 नवंबर को आया है। इसलिए अब हमारे देश में 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में, यानी बाल दिवस से लेकर बाल अधिकार दिवस तक, एक कैंपेन हर साल चलाया जाता है बच्चों के मुद्दों पर आम जन को सेंसिटिव करने के लिए। इस बार चूंकि 14 और 15 को दिवाली थी, इसलिए ये 16 से लेकर 22 तारीख तक चलाया गया कि सप्ताह तो पूरा हो, लेकिन वो दिवाली का जो समय आया उसको भी हम अपने लिए त्योहार रख सकते हैं। तो ये साथियों पृष्ठभूमि है इस तरह के कैंपेन की। और 20 नवंबर इसलिए हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों की बात हुई। अब कौन से अधिकार डिफाइन किए गए? तो बच्चों के 4 मेजर राइट्स डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट राइट इज राइट टू सर्वाइवल, यानी जो बच्चा अब इस दुनिया में है उसको जीवन जीने का अधिकार है। यानी यदि वो इस दुनिया में आ गया है तो वो कम से कम अपनी जिंदगी पूरी कर सके, वो बेहतर जीवन जी सके। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जिस मध्य प्रदेश में बैठकर मैं और आप ये बातचीत कर रहे हैं, उस मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, आपको सुनने में थोड़ा कठिन लगेगा, मैं इसको सरल करता हूँ कि हमारे यहाँ जो आ, किसी साथी का माइक चालू है, क्या प्लीज उसे बंद कर देंगे? मेरे ख्याल से सिंह सर का भी माइक चालू है सर। कोई साथी ओके सर। जी ओके सर। नहीं। जी 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 जी, अब ठीक है। तो हाँ, राइट टू सर्वाइवल। तो साथियों, जिस मध्य प्रदेश में बैठकर हम ये बातचीत कर रहे हैं, वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी 1000 शिशु जब जन्म लेते हैं, उसमें से 48 शिशु ऐसे हैं, इन्फेंट्स ऐसे हैं जो अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते। अब हमें सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि यार 1000 में से 48 ही तो है, एमपी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब हम इसे एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में लगभग हर साल 19 लाख के आसपास डिलीवरीज होती है।
यदि 1000 में से 48 खत्म होते हैं तो 19 लाख में से कितने? तो साथियों, हम जिस मध्य प्रदेश में बैठ के ये बातचीत कर रहे हैं, वहां लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख शिशु ऐसे हैं जो अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते। इसलिए इस पहले अधिकार की बहुत महत्ता है कि जो बच्चे अब इस धरती पर हैं, कम से कम वो अपना जीवन जी सके। सेकेंड राइट इज राइट टू डेवलपमेंट, मतलब जो बच्चे अब हैं वो पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, उनको हेल्थ की अपॉर्चुनिटीज मिल सके, या मैं और आप जिस तरीके से बैठकर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये सब डेवलपमेंट राइट्स के अंतर्गत है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में 18,000 स्कूल ऐसे हैं। फिर से दोहरा देता हूँ, खासकर हमारे फर्स्ट ईयर वाले साथियों के लिए ये चौंकाने वाली चीज होगी। मध्य प्रदेश में 18,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिंगल टीचर है, यानी क्लासेस तो 5 लगती हैं लेकिन एक टीचर उनको संभालते हैं। और यदि जब एक टीचर उनको संभालते होंगे तो हम सब एक क्वालिटी एजुकेशन जो शब्द सुनते हैं उसकी क्या स्थिति होगी हम सब समझ सकते हैं। आप खुशनसीब हैं, मैं खुशनसीब हूं कि हमको बीएसएसएस कॉलेज जैसे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता है। हमारे माता पिता की क्षमता इतनी बेहतर है कि हम इस तरह के कॉलेज में आके अध्ययन कर पाते हैं। लेकिन सभी को ये सुविधाएं, ये शिक्षा नसीब नहीं है। हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं। तो ऐसे 18,000 स्कूल में यदि सिंगल टीचर है तो हम समझ सकते हैं कि उसमें शिक्षा की क्या स्थिति होगी। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपको देता हूँ, मध्य प्रदेश के 4,900 समथिंग स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई टीचर ही नहीं। हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे साथ डीबी सिंह सर नहीं हो और हम कोई क्लास चला लें या हम एनएसएस की यूनिट चला लें। एक टीचर नहीं है, जो निर्देशक नहीं है, जो हमें मार्गदर्शक नहीं है, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? तो ये हमारे यहाँ 4,900 स्कूलों की स्थिति है मध्य प्रदेश में। तो इसलिए साथियों, ये सेकंड जो राइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चा यदि है इस जमीन पे, इस धरती पे जिंदा है, तो कम से कम उसको पढ़ने बढ़ने आगे बढ़ने के मौके मिल सके। और ये पूरी दुनिया पर भी लागू है। तीसरी बात है राइट टू प्रोटेक्शन, यानी जो बच्चा अब इस दुनिया में है वो कम से कम उसको सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके। अब इसके मायने क्या है, मैं इसको जरा विस्तार से अगली बार डिफाइन कर रहा हूँ आगे चल के। और चौथी चीज है राइट टू पार्टिसिपेशन। इट मीन्स जो बच्चे अब इस दुनिया में हैं वो, उनसे संबंधित जब निर्णय लिए जा रहे हैं तो कम से कम उनसे उनकी राय जानी जाए, उनसे उनको उनको सहभागिता करने का मौका दें। इसलिए मैंने पहले डीबी सर से कहा, सर, कि 10 से 15 मिनट कम से कम इस सत्र में हम ऐसा रखें कि हमारे साथी अपनी बात रख सके, क्योंकि वो एक तरफा संवाद ना हो जाए, मैं अपनी बात कहूं और निकल जाऊं। वैसे ही लेकिन बच्चों के संबंध में तो बहुत स्पष्ट कहा गया है कि अंडर 18 बच्चों से उनके संबंध में जब राय ली जा रही, चाहे वो घर में राय है या बाहर है जहां नीतियां बन रही, नियम बन रहे हैं, वहां जब राय ली जा रही है, वहां जब उनके संबंध में बातचीत हो रही है, तो उनकी राय जरूर ली जाए। राइट टू पार्टिसिपेशन, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। लेकिन साथियों, ये राइट सुनना बहुत आसान है, माफी के साथ, लेकिन मेरे और आपके घरों से लेकर सरकारों तक ये राइट की सबसे ज्यादा अनदेखी हुई है। मैं और आप सब, हम सब इस बात का शिकार हैं कि मैं और आप शायद बचपन में ही तय कर दिए जाते हैं कि हम में से कौन इंजीनियर बनने वाला है और कौन डॉक्टर बनने वाला है। क्योंकि हमारे माँ बाप से ही शुरू होते हैं कि क्यों बेटा क्या बनोगे बड़े होके, तो इससे पहले कि बच्चा कुछ बोले, हमारे पिताजी माताजी या हमारे से जुड़े जो लोग जिनकी आकांक्षा है वो खुद ही कह देते मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी तो इंजीनियर बनेगी। और फिर हम पूरे समय हम उसी जद्दोजहद के साथ रहते हैं कि मुझे बनना है कलाकार, मेरे माता पिता को बनाना है डॉक्टर। तो बच्चे का जो पार्टिसिपेशन है, बच्चे की जो अपनी खुद की एजेंसी है, बच्चा जहां पर खुद सोचना समझना चाहता है, वहां बच्चा बात नहीं रख पाता। बच्चा तो कहीं और दिशा में चलने लगता है। ये बात घरों तक सीमित नहीं है, ये बात ऐसी भी है कि जब बाल नीति बनी है हमारे देश की, हमारे देश की चिल्ड्रन पॉलिसी बनी है, मुझे नहीं पता कि हम में से कितने साथी ऐसे हैं जिनसे चिल्ड्रन पॉलिसी, आप लोग जब बच्चे रहे होंगे, अंडर 18 रहे होंगे, तब कितनों साथियों ने उस चिल्ड्रन पॉलिसी में इंटरवीन किया, या आपको ऐसा मौका दिया गया कि भाई देश की चिल्ड्रन पॉलिसी बन रही है, इतने इतने साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपनी बात रखें? नहीं, क्योंकि हमको मौका नहीं दिया। तो ये तीसरा राइट बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा, मैंने जैसा कहा था, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू प्रोटेक्शन। और हमारी जो पूरा कैंपेन है, जो महफूज है, या जो यूनिसेफ, आवाज, एनएसएस, हम सभी मिलकर एक बच्चों के संरक्षण अधिकार यानी राइट टू प्रोटेक्शन के संदर्भ में जो बातचीत कर रहे हैं, वो अ, वो अधिकार बहुत महत्वपूर्ण। और उसमें क्या क्या है? उसमें है चाइल्ड लेबर, उसमें है चाइल्ड मैरिज, उसमें है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, उसमें है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, उसमें है बच्चों के साथ अलग अलग तरीके की हिंसा। मुझे एक एक सेकंड का वक्त दीजिए, मैं माफी चाहता हूं लेकिन राहुल परिहार जी का फोन आ रहा है, मुझे एक सेकंड का वक्त दीजिए बस, बहुत माफी के साथ।
जी, माफ़ी चाहता हूँ। वो कुछ एक अलग प्रोग्राम था उसमें उनके उनका फ़ोन आ गया राहुल सर का। तो साथियों मैं बात कर रहा था राइट टू प्रोटेक्शन की। अब हमारे आसपास क्या स्थिति है, तो जो राइट टू प्रोटेक्शन से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे मैंने कहा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड मैरेज, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और जो बच्चों के साथ क्रूरता जो आज हमारे महफूज का 7वें दिन का इशू है। तो मैं एक-एक को ज़रा जल्दी-जल्दी रखने की कोशिश करता हूँ ताकि फिर आपके सवाल-जवाब ले सकूँ। साथियों अब हमारे देश में 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा कहीं भी काम नहीं कर सकता। चाइल्ड लेबर के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। कहीं भी यानी कहीं भी वो अपने घरों के कामकाज में भी हाथ नहीं बटा सकते हैं। घरों के कामकाज में हाथ बटा सकते हैं, लेकिन यदि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो घर से स्कूल जाने के पहले के घंटों और स्कूल से आने के बाद के घंटों में एक दिन में वो 6 घंटे से ज़्यादा अपने घर के कामकाज में हाथ नहीं बटा सकते हैं। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, तो वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में होंगे। लेकिन 14 साल से ऊपर का बच्चा घरों के अलावा कहीं भी काम कर सकता है, केवल हजार्डस इंडस्ट्रीज को छोड़कर। हजार्डस मतलब जहाँ पटाखे बनते हों, जहाँ पर कांच का काम होता हो, जहाँ पर खदानों में काम होता है, यानी जो बच्चों के लिए हजार्डस है, वहाँ बच्चे काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मध्य प्रदेश क्यों इस मामले में सेंसिटिव है कि हमारे मध्य प्रदेश में इस समय, जिस समय मैं और आप लोग ये बातचीत कर रहे हैं, 7 लाख से ज्यादा चाइल्ड लेबर हैं। और साथियों हो सकता है कि मैं और आप अपने बीएसएसएस कॉलेज से बाहर निकलते हैं, हबीबगंज साइड आते हैं या उस तरफ कहीं जाएं और किसी चौक चौराहे पर किसी गुमटी में बैठ के चाय पी रहे हों, और हम अक्सर देखते हैं कि वहां कोई बच्चे काम करते हैं, लेकिन हम वहां चाय पीते हैं और निकल जाते हैं। हम कभी ये सवाल नहीं करते कि ये बच्चा यहाँ कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है। और यदि हम ये सवाल ही करना शुरू कर दें, या हम केवल इतना करना शुरू कर दें कि हम 6 लोग कभी गए हैं वहां चाय पीने, और हम अचानक चाय पीते में वहां पर कहें कि भैया ये इस दुकान पे यदि ये बच्चा काम करेगा तो शायद हम लोग आपके यहाँ चाय नहीं पी पाएंगे, उसका बहुत असर पड़ता है। तो कभी ये कोशिश करके देखें। फिर आप लोगों का हो सकता है मैं जब सवाल लूंगा तो आपका एक सवाल जरूर आएगा कि सर यदि उस बच्चे की आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो, उस बच्चे की पारिवारिक स्थिति ऐसी ना हो कि उसको तो काम करना ही पड़ेगा और हम वहां जाकर उसका काम छुड़वा दें तो फिर क्या होगा। उसका भी एक हल है, मैं उस पर भी आगे बात कर लूंगा। लेकिन कम से कम ये पहल तो कर सकते हैं। और जिस दिन मैं समझता हूँ कि हम सब साथियों जाके ये पहल करना शुरू कर देंगे, उस दिन बहुत सारे लोग ये बात सोचना शुरू कर देंगे कि हम बच्चों से काम कराएंगे तो हमारी ग्राहकी नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अभी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा चाइल्ड लेबर है, और उनको वहां से निकालने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं यही बताते चलता हूँ कि यदि आपको कहीं चाइल्ड लेबर मिलता है, अंडर 14 नहीं, above 14, लेकिन वो किसी दुकान होटल या ऐसी जगह अंडर 14 काम कर रहा है, above 14 काम कर रहा है, तो उसके साथ कहीं मार पिटाई या हिंसा या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो एक पोर्टल है जिसका नाम है पेंसिल। जो हमारी पेन वाला पेंसिल है, वैसे ही पेंसिल नाम का एक पोर्टल है, pencil.gov.in। पेंसिल पोर्टल पर आप जाकर अपने घर बैठे वर्चुअल माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी पहचान सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सामने आकर ये बात कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कोई साथी कहे कि नहीं मेरे घर वाले इजाजत नहीं दे रहे, मैं खुद अभी पढ़ाई लिखाई में लगा हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बच्चों के प्रति ये कर दूं। तो आप अपनी बातचीत उस पर रख दीजिए, आप उस बच्चे के संबंध में इंफॉर्मेशन उस पर दे दीजिए, और आप चाहें तो अपना नाम पता मत बताइए, ताकि आप अपना काम कर चुके हो और आपको बाद में कोई दिक्कत हो। तो pencil.gov.in की हमारे पास वेबसाइट है। ऐसे ही हमारे पास 100 डायल है पुलिस का, वैसे ही हमारे पास 1098 है चाइल्ड लाइन का, और बीएसएसएस तो चाइल्ड लाइन का नोडल विभाग है। तो ये हमारे पास एक बहुत प्रिविलेज भी है कि बीएसएसएस ही नोडल को देखता, चाइल्ड लाइन को देखता है, तो हम चाइल्ड लाइन पर भी सूचना दे सकते हैं। तो पहली बात हुई चाइल्ड लेबर की। अभी दूसरी बात है चाइल्ड मैरिज की। मैं जल्दी जल्दी सारे इश्यूज को कवर कर रहा हूँ ताकि अपनी पहली बातचीत रख दूं, फिर आपसे सवाल जवाब लूंगा। दूसरी बात है चाइल्ड मैरिज। अब ऐसा सुनने में लगता है क्योंकि हम सब साथी पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और हम सब जानते हैं कि किस उम्र में शादी होनी चाहिए, किस में नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे आसपास ये बहुत चलता है साथियों। और जिस भोपाल में बैठ के, मैं पर्टिकुलर शहर की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, जिस भोपाल में बैठकर मैं और आप ये बातचीत कर रहे हैं, वहां 36% मैरिज चाइल्ड मैरिज के रूप में है। सो इट्स अ बिग नंबर फॉर कैपिटल। एक देश प्रदेश की राजधानी होने के नाते ये बहुत बड़ा नंबर है कि हमारे यहाँ यदि 100 शादियां हो रही है तो उसमें से अभी भी 36 शादियां ऐसी पहचानी जा रही हैं जिसमें चाइल्ड मैरिज है। और चाइल्ड मैरिज के मायने क्या है? 18 साल से कम उम्र की बालिका
और 21 साल से कम उम्र का बालक, दोनों में से किसी एक की एज भी कम होगी तो वो चाइल्ड मैरिज के रूप में होगी। तो यदि मेरे और आपके आसपास ये कहीं पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि इससे बच्चों के सारे अधिकारों का हनन होता है। ना वो बच्चे अभी सोचने समझने की स्थिति में बड़े हुए हैं, ना वो बच्चे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए हैं, ना उनका शरीर इस बात के लिए तैयार है कि वो अभी माँ या पिता बन सके। इस तमाम तरह की चीजें उन बच्चों के साथ होती है। लेकिन कस्टम्स के चलते और कोविड काल में आप देखेंगे, कोविड काल में लोगों ने अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है कि पुलिस अपने दूसरे कामों में लगी है, कोई देख नहीं रहा। सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज इस दौर में हुई है। तो यदि आप किसी मित्रों को चाइल्ड मैरिज से संबंधित इंफॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज शेयर करिए, क्योंकि जब तक ये शेयर नहीं होगा तब तक ये कुरीति, ये जो प्रथा चली आ रही है, ये कम नहीं होगी। अभी हमारे यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी है जिसमें उनको ऐसा लगता है कि यदि 13 साल, जब यानी जिस लड़की के साथ पीरियड्स नहीं आना शुरू हुए हैं उसके पहले उनकी शादी करना पुण्य का काम है मध्य प्रदेश में। और वो पुण्य और पाप के चक्कर में बहुत सारे बच्चे अपना बचपना नहीं जी पाते, बहुत सारे बच्चे अपनी ये जो लाइफ है जिसको मैं और आप अभी एंजॉय कर पाए हैं, वो लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाते। तो साथियों, ये बहुत सीरियस मसला है और भोपाल में 36% चाइल्ड मैरिज है। सो अगेन इट्स बिग नंबर एंड इट्स ए सीरियस इशू। सो ये एक दूसरा मसला है और इसमें भी 10-9-8। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि यदि आप अपने कॉलेजेस में आ, आ, कहीं पर चाइल्ड मैरिज होते देखते हैं तो हमारे यहाँ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उनको भी सूचना दे सकते हैं। कोई ऊषा कार्यकर्ता को यदि जानता है, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती हैं, उनको भी दे सकते हैं। 10-9-8 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं। तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर हम इनकी सूचना दे सकते हैं। और ये मत सोचिए कि अभी तो शादी हो गई, अभी रुकेगी कि नहीं। हमें हमारा काम सूचना देने का, हमने सूचना दिया, आगे बढ़ेंगे। तो शादी होने पर शादी रुक सकती है, शादी होने के पहले शादी रुक सकती है, शादी हो जाए और उसके मान लीजिए मैं एक अंडर 18 बच्चा हूँ और मेरी शादी 16 साल की उम्र में हो गई, और अब मैं जब वो हो रहा हूँ, आ, 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 मैं जब अभी एडल्ट हुआ हूँ, मान लीजिए मैं 18 का हुआ हूँ या 21 का हुआ हूँ, और मैं जब एडल्ट हो गया हूँ उसके 2 साल के बाद जाकर भी मैं अपनी विवाह शून्य घोषित करा सकता हूँ। मतलब मैं नल एंड वाइड इस शादी को घोषित करा सकता हूँ। तो कभी भी कहीं भी किसी भी स्तर पर देर नहीं हुई है, किसी भी स्तर पर यह सूचना दी जा सकती है। तीसरी बात आते हैं, चाइल्ड लेबर की बात हुई, चाइल्ड मैरिज की बात हुई। तीसरी बात आते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग। चाइल्ड ट्रैफिकिंग अगेन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप सब जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, पुराने साथियों को तो लगभग पता ही है, लेकिन जो साथी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रतिदिन मध्य प्रदेश से 30 बच्चे गायब हो रहे हैं। 30 चिल्ड्रन मिसिंग एवरी डे फ्रॉम दिस एमपी। और इसमें से 16 लड़कियां ऐसी हैं, 16 बच्चे लड़कियां हैं, यानी 30 में से 16 लड़कियां हैं, और 9 बच्चे फिर कभी वापस नहीं मिलते। अब सबको यही लग सकता है कि अरे यार, 53 जिले हैं, 53 जिलों में यदि 30 बच्चे ही तो रोज गायब हो रहे हैं। लेकिन यदि इसे हम एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट करें साथियों, जो हम 6वीं 7वीं 8वीं में गणित पढ़ते थे कि एक दिन में 30, तो 30 दिन में कितने, 30 दिन में 900 बच्चे, और यदि एक महीने में 900 बच्चे तो साल भर में कितने, तो साल भर में लगभग 10,800 या 11,000 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश से गायब होते हैं, और जिनमें से 3,000 3,500 बच्चे ऐसे जो फिर कभी वापस नहीं मिलते। तो ये बच्चे गए कहाँ? ये सवाल हमको और आपको क्यों परेशान नहीं करता? और जब हम कभी चौक चौराहों पर, आप बोर्ड ऑफिस चौराहा देखें, आप डीटी नगर का चौराहा देखें, अलग अलग चौराहे आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हमको भीख मांगते दिखते हैं। कई बार बच्चे कुछ सो कॉल्ड माओं की गोद में होते हैं, और वो बच्चे इस तरह से ऐसा मुंह लटकाए रहेंगे, उनकी आंखें नहीं खुल रही होंगी, और चिल्लार गिराते रहेंगे, और फिर वो अपील करते हैं बच्चे हमसे कि हम उन्हें पैसा दें, हम उन्हें भीख दें। लेकिन हमारे देश में नहीं, हमारे प्रदेश में भीख लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है। मैं कानूनन अपराध की स्थिति में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम ये भीख देते हैं किसी बच्चों को, हम उन बच्चों की जिंदगी कई बार और प्रभावित कर रहे होते हैं। और आजकल हम यंगस्टर्स में एक नया फैशन शुरू हुआ है, और हम जिसे बहुत शान के साथ बताते हैं कि बॉस अपन भीख भीख तो नहीं देते यार, अपन ने तो कह दिया पैसे वैसे नहीं तुझे, मैं सागर गेरे पे खड़ा हूँ, तुझे यदि सैंडविच खाना है तो अपन बढ़िया एक सैंडविच उसको दिला देते हैं, या मैं जो खा रहा होता हूँ मैं वो दिला देता हूँ। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और हमारे हो सकता है हमारे साथी इसको अप्रिशिएट भी करेंगे, वाह यार तूने तो 80 रुपए का सैंडविच दिला दिया। लेकिन साथियों, जब हम ये कर रहे होते हैं तो एक बार प्लीज सोचिए कि जो ट्रैफिकर्स इन बच्चों को लेकर आके उनके साथ दिनों रात ये प्रताड़ना कर रहे हैं, उनको अब खाना भी नहीं खिलाना पड़ता उन बच्चों को, क्योंकि खाना खिलाने के लिए मैं और आप है ना।
हम और आप खाना खिला के उन ट्रैफिकर्स की राह और आसान कर देते हैं। मैं कतई आज से ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे बीएसएसएस के जो वॉलंटियर्स की पूरी बातचीत सुन रहे हैं वो आज से ये करना बंद कर दें। मैं ये कह रहा हूँ हमें प्लीज एक बार रीथिंक करना होगा कि जो हम कर रहे हैं क्या वो इन बच्चों के हित में है या नहीं है। तो यदि आपको फिर भी लगता है कि ये खाना खिलाना बेहतर है, ये बेहतर ऑप्शन, तो प्लीज गो अहेड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से हम छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि इसी भोपाल से हमने एक ट्रैफिकिंग रैकेट बस्ट किया, जिस रैकेट में बच्चों को भीख मांगने की कोचिंग दी जाती है। जैसे मैं और आप कोचिंग में बैठ के पढ़ते हैं, वैसे उन बच्चों को कोचिंग दी जा रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपको बैग कैसे करना है, आपको कैसे लोगों के कपड़े इस तरीके से खींचना है, कैसे आप पट्टी बांधेंगे तो उसके ठीक सेंटर में आपको खून का निशान आना चाहिए। कि और जो बच्चे जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि वो आंख ऐसे बंद करते हैं, माओ की सो कॉल्ड माओ की गोद में रहते हैं, उन बच्चों को हर आधा आधा एक एक घंटे के अंदर अफीम चटाई जाती है। क्यों अफीम चटाते हैं? क्योंकि उस अफीम के नशे में वो बच्चे आंख नहीं खोल पाते, हमको लगता है बच्चे बीमार हैं और बच्चे लार गिराते रहते हैं। तो बस मैं ये कह रहा हूँ साथियों कि ये हमें देखना बहुत जरूरी है कि ये ये चीजें हमारे आसपास हैं। और हमारे आसपास भोपाल में मैं कुछ पिक्चर्स के साथ जरूर अपनी बात करता हूँ, लेकिन वो इस वर्चुअल माध्यम में संभव नहीं, क्योंकि वो पिक्चर्स कहाँ कैसी जाएंगी हमें पता नहीं होता। इसलिए मैं फिर कभी कोविड काल खत्म होगा, मैं डॉक्टर सिंह के माध्यम से आप सबके पास कॉलेज में आके बात करूंगा, पिक्चर्स के साथ बात करूंगा कि हमारे आसपास बच्चे कैसे किन किन स्थितियों में गंभीरतम स्थितियों में जूझ रहे हैं। कभी हमारे बच्चे गटर में उतारे जाते हैं, और जो भोपाल में गटर में उतारने वाला बच्चा हमने रेस्क्यू किया वो बच्चा असम का था। हमें सिलीगुड़ी की एक बच्ची यहाँ पर भीख मांगते हुए मिली, जो कांटों पे लेट कर भीख मांगती थी करोन चौराहे के पास। तो ऐसे अलग अलग हैं। यानी हमारे यहाँ के जो गायब बच्चे हैं वो किसी प्रदेश में शायद ऐसी चीजों में लगे होंगे, और वो दूसरी जगह के गायब बच्चे हमको भोपाल में ऐसी स्थिति में मिलते हैं। एक एनएसएस वॉलंटियर की मदद से अभी हमने एक रैकेट बस्ट किया था। इस रैकेट में हमको सूचना मिली थी, एनएसएस वॉलंटियर वो हमारी ऐसी किसी ट्रेनिंग में शामिल थे, और उन्होंने इस तरीके से सेंसिटिव तरीके से अपने आसपास बच्चों के मुद्दों को देखना शुरू किया। और उनके माध्यम से हमको सूचना मिली कि एक व्यक्ति बच्चे बेचने का धंधा करता है। हमने उनसे बातचीत करना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी, और कई बार हमारे ये मिथक जो मिथ्स हैं हमारे आसपास वो टूटते हैं। हमारे मिथ्स ऐसे हैं कि भाई जो लोग बच्चों का बिजनेस करते हैं या जो बच्चों को इधर उधर गायब करते हैं, वो लोग वो हैं जो सो कॉल्ड अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या बीपीएल कैटेगरी से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली कैटेगरी से। ऐसा नहीं साहब। जिस गिरोह को अभी हमने बस्ट किया है उसमें जो बच्चे बेचने वाले व्यक्ति थे वो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, उसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सो ये मिथ्स हैं हमारे आसपास बच्चों के। और ये एनएसएस वॉलंटियर की सूचना मिली, हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। हम लोग उस व्यक्ति के पास गए, उनको हमने 4 महीने तक फोन कॉल किए। 4 महीने फोन कॉल करने के बाद पहली बार उन्होंने कहा कि यार आप लोग पीछे पड़े रहते हैं, मुझे माल आने दीजिए, मैं देता हूँ माल यानी बच्चा। और फिर उन्होंने हमें 3 महीने में 16 बच्चों की फोटो व्हाट्सएप पे भेजी कि आप इसमें से कोई भी बच्चा तय कर लें, जो भी बच्चा आप तय करेंगे उसका रेट फिर हम आपको बाद में बता देंगे। और सुनना आपको बहुत अटपटा लगेगा, और माफी चाहता हूँ मैं आपके बीच में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बच्चे के लिए हमने रेट तय किया। लेकिन साथियों 16 महीने के बच्चे का हमसे रेट तय किया गया 1,40,000 रुपए। हम 1,40,000 लेके गए। मैं और एक सब इंस्पेक्टर महोदया पति पत्नी बनकर गए। हम उनके घर गए, हमने उनसे बच्चा खरीदा। उसके बाद हमने इस रैकेट को बस्ट किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रैकेट से 107 बच्चे अभी तक निकाले जा चुके हैं। ये 107 बच्चे 5 राज्यों में बेचे गए थे, और ये साढ़े 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स इस गिरोह में शामिल हैं, इसमें पेट्रोल पंप के मालिक इस गिरोह में शामिल हैं, इसमें सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। 1 साल के अंदर इस गिरोह ने 3.5 पौने 4 करोड़ के बच्चे बेचे हैं। तो साथियों हमारे आसपास बच्चों की ये स्थिति भी है। हमारे आसपास बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सो कॉल्ड कमोडिटी की तरह एक दूसरे लोग खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। इसलिए ये प्रोग्राम, इसलिए आप सबके साथ ये बातचीत करना बहुत जरूरी है कि यदि आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है तो प्लीज अपने तक मत रखिए। और ये भी मत करिए कि अब मैं और आप आज से ही सिंघम बन जाएंगे कि अरे अपन ने वो सेमिनार अटेंड किया था, हबीबगंज तिराहे पे अपने को ये बच्चा मिल रहा है, चले यार अपन 3-4 मिलकर इसको घेर लेते हैं। कतई नहीं। ये बहुत संगठित गिरोह है, ये बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत इक्विप्ड गिरोह है, ये बहुत तैयारी से काम करते हैं, क्योंकि जिसमें डॉक्टर्स इंजीनियर ऐसे लोग शामिल हैं, ये बहुत शातिर हैं। तो हमारा भूमिका ये नहीं है कि हम जाके तुरंत अपने हाथ में कानून लें या इस तरह से करें। आप स्ट्रक्चर्स को सूचना दे दें, स्ट्रक्चर्स अपना काम करेंगे, क्योंकि आपका दूसरा कर्म भी है जो आप पढ़ाई का कर्म है या आपका वॉलंटियर का जो कर्म है आप वो करिए।
लेकिन सूचना देना भी हमारा कर्तव्य है, तो हम वो सूचना दें, कानून अपने हाथ में ना लें। तो साथियों, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग की स्थिति हमारे यहाँ बहुत गंभीर है, और पिछले 6 सालों में मध्य प्रदेश से 52,000 बच्चे मिसिंग हैं। तो अगेन इट्स ए बिग नंबर। ये बात तब मैं और आप शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जिस दिन मेरे और आपके करीब का या मेरे और आपके परिवार का कोई बच्चा गायब होगा। उस दिन हमें ये नंबर का अंदाजा होगा कि 52,000 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे आज मिसिंग हैं। तो गए कहाँ? और हो सकता है मैंने और आपने इन बच्चों को किसी ट्रेन में चलते हुए देखा होगा, किसी बस में चलते हुए देखा होगा, किसी चौराहे पे देखा होगा, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। हमें लगता है हमारे क्या मतलब यार, हम तो अपने कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन साथियों, ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो मुद्दा है, यदि हम उसी समय उस मुद्दे को एड्रेस कर दें, हमें केवल सूचना ही तो देनी ना, हम सूचना दे के निकल जाएं, बाकी का काम एजेंसीज या वो लोग हम कर सकेंगे। हो सकता है आपका सवाल यह है कि क्या उनको नहीं दिखता? कई बार दिखता है, कई बार नहीं दिखता, तो इसलिए बार बार हमें ठक ठक करने की जरूरत है। गेट बंद है, नॉक करने की जरूरत है, नॉक करेंगे तो गेट खुलेगा। लेकिन वो नॉक करने की तैयारी मुझे और आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम नॉक नहीं करते तो वो गेट हमेशा बंद रहता है, और ऐसे वो गेट के अंदर कई 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 बच्चे प्रताड़ित और प्रभावित होते रहते हैं। सो ये मेरी और आपकी ड्यूटी है, और इसलिए इस तरह के प्रोग्राम्स करके हम और आप, जैसे सर ने एक अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया और ज्योति ने भी किया था, सामाजिक जन चेतना। ये जन चेतना का काम है। और जब आप गोद ग्राम, गोद बस्ती में जाते हैं, जो आप लोगों ने ली होगी, मैं संयोग से मुझे मौका मिल रहा है कि हर साल जहां आपके कैंप्स लगते हैं, मैं उस कैंप्स में जाने की जा पाता हूँ। सर मुझे बता देते हैं कि ये कैंप चल रहा है। वो आप उन गाँव में जब प्रभात फेरी निकालते हैं, अपने कैंप्स लगते हैं, या आप जब नुक्कड़ नाटक या दूसरी चीजें करते हैं, तब प्लीज इस मुद्दों को, इन मुद्दों को एड्रेस जरूर करिए। और अपने घरों के आसपास भी जरूर ये लोगों को बताइए कि ये बच्चे ऐसे मिसिंग होते हैं। हमारे बच्चों को हम कुछ कोड सिखाएं, हम अपने बच्चों को ये बता सके कि कोई अनजान व्यक्ति यदि आपको इस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है कि वो कहीं ले जाना चाहता है, या आपसे बार बार मिलने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ट्रेस कर रहा है, तो तो भी ये परसों हमने एक सेमिनार किया था, बड़ा सेमिनार किया था, जिसमें मेरे साथ आईजी महोदया भी थी। और तब हमने इस पे बातचीत की थी कि कैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू, आईडीज के थ्रू हमको हैक किया जाता है, हमारी रैकी की जाती है, और फिर हमको बार बार अंडर 18 बच्चों को रिक्वेस्ट भेजकर उनको प्रलोभन देकर वहां से ट्रैफिकिंग के कैसे मामले अभी शुरू हुए हैं। तो साथियों, ये गंभीर है। तो एक ट्रैफिकिंग का मसला, चाइल्ड चाइल्ड मैरिज, और अंतिम बात चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि वक्त की कमी है। हमारे देश में 53% बच्चों ने यह स्वीकार किया है कि उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस है। अलग अलग लेवल का है, अलग अलग समय पर उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस है, और 50% से ज्यादा मामले घरों के अंदर के मामले, यानी बच्चे घरों में भी सेफ नहीं है। हो सकता है माँ पिता द्वारा, हो सकता है हमारे कोई क्लोज रिलेटिव द्वारा, हो सकता है मेरे और आपके कोई दोस्त द्वारा हमारे आसपास बच्चों का सेक्सुअल वायलेंस किया जाता हो। और इसमें एक मिथ और टूटता है। हमें लगता है कि लड़कियों के साथ सेक्सुअल वायलेंस ज्यादा होता है। स्टडीज बता रही हैं, जो मिनिस्ट्री की स्टडी है वो बता रही है कि लड़कों के साथ सेक्सुअल वायलेंस लड़कियों से ज्यादा है। लेकिन हमारे सोशलाइजेशन की प्रोसेस ऐसी है कि हम ना तो लड़के घरों में बात कर पाते हैं, ना बाप से ये बात कर पा रहा है, ना भाई से ये बात कर रहा है, और बहनों से तो बात करना बहुत दूर की बात है। और ऐसे में बच्चे अंदर ही अंदर प्रभावित होते हैं, और वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो यदि आपको कहीं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामले में भी जानकारी मिलती है, और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज यानी केवल सेक्सुअल अब्यूज वो नहीं है कि जिसमें हमने किसी को टच किया, नॉन टच सेक्सुअल वायलेंस भी है। व्हाट्सएप से किसी का पीछा करना, फेसबुक पे किसी को पोक बटन से बार बार पोक करना अंडर 18 बच्चे को, या चलती बस में या चलते परिवहन के साधन में 14 सेकंड तक किसी महिला साथी को घूरना, जो कि हमारे घूरने से असहज है, ये सब कुछ सेक्सुअल अब्यूज के प्रकारों में है। तो यदि आपको कहीं ऐसा कुछ पता भी चलता है, तो भी उसकी रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और तो साथियों, ये कुछ चाइल्ड प्रोटेक्शन से जुड़े मुद्दे हैं जिनको मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि शायद कुछ बात तो आप तक पहुंची होगी। और बच्चों के साथ क्रूरता जो आज का विषय, वो भी बहुत है। घरों में मार पिटाई से लेके, स्कूलों में मार पिटाई से लेके, बच्चों के साथ अलग अलग स्तर पर क्रूरता है। तो यदि कहीं पर भी हमको इस तरह की चीजें पता चलती है, तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 10/8 BSSS के पास ही नोडल डिपार्टमेंट है, कमल हमारे मित्र हैं, वो इसको देखते हैं। 10/8 पर आप सूचना दे सकते हैं, 100 डायल पे सूचना दे सकते हैं, pencil.gov.in पे सूचना दे सकते हैं। यदि आपको कहीं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से जुड़ी जानकारी मिलती है, तो आप, और वो उसमें साइबर क्राइम भी शामिल है, तो cybercrime.gov.in पे सूचना दे सकते हैं। तमाम सारे मौके हमारे पास मौजूद हैं, तमाम सारे स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। सवाल यह है, तैयारी इस बात की करनी है कि मैं और आप अपने आसपास से
बच्चों को थोड़ा संवेदनशील तरीके से देख सकें, उनको थोड़ा समझ सकें और उनके मामले में आगे आकर रिएक्ट कर सकें। समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात इतनी ही यहाँ रख रहा हूँ। और अ, फिर कभी किसी दिन आपके कॉलेज आऊंगा, तब हम थोड़ा विस्तार से 1-1.5 घंटे में कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ उसके मार्फत थोड़ी विस्तार से इस मुद्दे पे समझ बनाने की कोशिश करेंगे। मैं बस अंत में दुष्यंत साहब की 4 लाइन दोहराते हुए अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि हमारे हमारे शहर के शायर हैं, पूरे देश में जाना पहचाना नाम है दुष्यंत साहब का। वो कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आप मुझे मौका दिया, मुझे इस महत्वपूर्ण दिन पर पीएसएस के युवा साथियों के साथ बातचीत करने का मौका दिया, इसलिए मैं डीबी सिंह सर, नैना मैम और तमाम वॉलेंटियर साथियों का, बीएसएस परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आवाज की तरफ से, इस पूरे इनिशिएटिव की तरफ से, कि मुझे इस महत्वपूर्ण दिन पर मौका आपने दिया। और आशा करता हूँ कि मेरी बात कुछ आप तक पहुंची होगी। मैं समझता भी हूँ कि इतने कम समय में शायद सारी बातें नहीं हो पाती, लेकिन कुछ ओवरव्यू आपके पास पहुंचा होगा। मैं फिर से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया और इतनी शांति के साथ, इतनी शिद्दत से मुझे सुना। एक बार फिर से धन्यवाद। और मैं ज्योति के पास वापस पहुंचता हूँ। ज्योति, आप आगे की प्रक्रिया बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। यदि आप में से किसी के भी मन में कोई भी सवाल हो तो वो आप सर से पूछ सकते हैं। या तो आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं या फिर आप अपने माइक अनम्यूट करके सर से पूछ सकते हैं। सर, मैं बीएसएस सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, आदित्य राज शर्मा, बीकॉम ट्रैवल एंड टूरिज्म। सर, पत्रकार की क्या भूमिका रहती है कि हम कहीं पर भी चाइल्ड लेबर देखें तो उसमें हम कैसे पत्रकार दुनिया को अवेयर करें कि हाँ, ये जो हो रहा है समाज में गलत हो रहा है। जी आदित्य, मैं आपके अलावा और साथियों के सवाल सुन लेता हूँ, फिर एक एक चीज को बोलते चलूंगा। जी, कोई और साथी भी सवाल रखते, फिर मैं एक एक एड्रेस क्योंकि करता सर मैं खुद देखता हूँ रोडों में ऐसे बोर्ड ऑफिस चौराहे और कहीं पर भी कि प्रदेश टुडे करके एक संचालित होता है अखबार, उसको बच्चे बेच रहे हैं छोटे छोटे। इसी विषय में मैंने आपसे पूछा था ये सवाल। हूँ। जी आदित्य, मैं समझ गया था, बिल्कुल मैं आगे एड्रेस करता हूँ। और कोई साथी? अच्छा, जब तक, हाँ जी, कोई बोल रहा है प्लीज। मैं सभी जितने भी नवांकुर इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग 2-4 लोग जो भी प्रश्न है जो आपके मन में चल रहा हो या इस विषय पर किसी भी प्रकार की आपकी शंका है या संशय है, तो आप सर के सामने रखें, सर उसको नोट डाउन करके एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सर के सामने अपना प्रश्न रखें और फिर म्यूट कर लें और फिर अपने प्रश्न का जवाब की इंतजार करें। धन्यवाद। कोई और पूछना चाहता है तो जल्दी पूछें अपना प्रश्न, समय का अभाव है, सर को भी दूसरे सेशन में जाना है, तो आप जल्दी जल्दी अपने 4-5 प्रश्न रख दीजिए अलग अलग मुद्दों। जैन सर। सुप्रभात सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर, मैं कीर्ति शर्मा, टूर एंड ट्रैवल मैनेजर, फर्स्ट ईयर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हम बच्चों को देखते हैं, मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने एक बच्चे को देखा था प्रगति पेट्रोल पंप पर। वहां पे वो बच्ची थी, उसको इंग्लिश भी आती थी अच्छे खासे, घर से मतलब दिख रही थी, लेकिन वो उसका लुक इस तरीके से बिगाड़ दिया गया था कि जैसे वो भिखारी ही हो। लेकिन वो कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन उसके साथ वाले जो साथी होते हैं उनको देख के वो कुछ कह भी नहीं रही थी। तो अगर वो सामने से कुछ बोल भी नहीं पाते तो सर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब हम बिना किसी उसके, क्योंकि आसपास उनके यहाँ पर बहुत सारे लोग नजर रखे रहते हैं कि हाँ वो लोग भीख तो मांग रहे, बट वो किसी से कोई बात ना कर ले गलती से भी। बिल्कुल, थैंक सर यू। एक प्रश्न चैट बॉक्स में है, आप नोट कर लीजिए। इफ समवन अब्यूज बाय हर ओन फैमिली मेंबर्स, व्हाट स्टेप वी शुड टेक? ये तृप्ति शुक्ला का प्रश्न है कि अगर कोई बच्ची है जिसके परिवार वाले ही उसके साथ किसी प्रकार का अब्यूज करते हैं तो उसमें इनकी भूमिका और क्या स्टेप होना चाहिए, एक प्रश्न ये है।
एक प्रश्न है राशि जैन का कि जैसे कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई अब्यूज हुआ हो और वो भी किसी दूसरे ही बच्चे के द्वारा, तो हम क्या कर सकते हैं? सर एक प्रश्न ये है। जी जी सर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों। हाँ तो सर अभी इतने प्रश्नों को एड्रेस कर दीजिए सर, फिर आगे प्रश्न लेते हैं। बाकी शायद लोग विजय कुछ और कह रहे हैं, बस विजय का सवाल और ले लूं बस फिर। विजय बोलिए। तो सर उसके लिए हेल्पलाइन नंबर होती है 1098, तो उस पर कॉल कर सकते हैं ना अपन, जैसे कोई भी अब्यूज करता है। विजय आपको जवाब नहीं देना, जवाब सर देंगे। आपका कोई प्रश्न है तो बोले। नो सर, मुझे माफ करिए। कोई नहीं जी। तो मैं आदित्य से शुरू हो रहा हूँ। आदित्य, आपने जो सवाल उठाया बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कभी और आऊंगा तो विस्तार से आपको बताऊंगा कि चाइल्ड लेबर माना किसे जाए। चाइल्ड लेबर का जो कानूनी पहलू है उसमें एक दिक्कत ये है कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय का रिलेशन भी कई बार सामने आना चाहिए। तो ये जो बच्चे अभी पेपर बेच रहे हैं, इसमें हो सकता है कि ये बच्चे आज गए हैं, कल नहीं गए हैं, परसों फिर गए हैं, 7 दिन तक लगातार गए, फिर गए। ये बच्चे रोज जाते हैं, कुछ काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। और हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे 14 साल से बड़े हों। तो यदि ये बच्चे 14 साल से बड़े हैं तो ये बच्चे पेपर बेच सकते हैं कानून की नजर में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये कानून का पेज है। तो आपने जिस अखबार का नाम लिया, वैसे 2-3 अखबार इसमें ये काम करते हैं और इसीलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। लेकिन हम लोग कमिश्नर मैडम के साथ मिलकर एक दूसरी प्रोसेस चला रहे हैं ताकि इन बच्चों को वहां से निकाल सकें। तो आप सही कह रहे हैं, पत्रकार की भूमिका सजग करने की है, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी विपरीत है। लेकिन इस पर बहुत जल्दी कुछ कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि कानून में तो इसमें स्पष्टता है कि इन बच्चों पर अभी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये हो सकता है अब 14 है और ये इस तरह का काम कर सकते हैं। कुछ घंटे वो बेचते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत है, क्योंकि बच्चे कई बार सड़क पार करते हैं, इधर से उधर भागते हैं और उनके साथ बहुत एक्सीडेंट्स और इस सब की आशंका होती है और उनको बहुत प्रताड़ित भी किया जाता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, इस पर काम हो रहा है। दूसरा, जो कीर्ति ने सवाल उठाया कि जो बच्चे बैगिंग कर रहे हैं और वो देखते हैं उनको और समझ भी पाते हैं कि ये बच्चे शायद इस स्थिति के नहीं हैं और ये बच्चे शायद किसी अच्छे घर से हैं, इंग्लिश बोल पा रहे हैं या इंग्लिश नहीं भी बोल पाए, लेकिन समझ में आता है कि ये बच्चे किसी तरीके से यहाँ लाए गए। लेकिन जैसे हम कुछ पूछने की या उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग इर्द गिर्द आ जाते हैं। तो कीर्ति, यहाँ हमारी भूमिका केवल ये है कि हम उस स्थान को और इस तरह की चीजों को संभव हो कहीं दूर से, संभव हो तो फोटो वोटो खींच लें। लेकिन मैं जी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जाके फटाक से बिल्कुल और आप उन्हीं के सामने कैमरा निकाल के और मोबाइल से फोटो खींचना शुरू कर दें या वीडियो बनाना शुरू कर दें, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ ये इक्विप्ड गिरोह है बहुत अलग अलग तरीके से, और जैसे ही हम और आप बच्चे से बात करना शुरू करते हैं उसके पहले ही वो लोग आजू बाजू आना शुरू करते हैं। तो हमारी भूमिका ये है कि हम ये, जैसे अभी विजय ने कहा कि हम 10-9-8 पर सूचना दे सकते हैं, हम 100 डायल पे सूचना दे सकते हैं, और ये भी नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि आप सिंह सर को आके बता दीजिए, और हम जैसे साथियों के नंबर्स भी आपके पास होंगे, आप हमें भी व्हाट्सएप कर दीजिए। कई बार क्या है, जैसे फोन नहीं उठा पाता, अभी बहुत सारे फोन बज रहे हैं, अभी नहीं उठा पाया, लेकिन आप व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं किसी साथी को, जो मेरी टीम के साथी, मैं उनको तुरंत फॉरवर्ड करता हूँ कि कोई ना कोई साथी इस मामले में वो साथी को मदद कर दे। और नहीं तो आप वहां से इतना करके निकल जाइए, हमारी भूमिका ये है। क्योंकि मैं कीर्ति आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है आज हम 10 बच्चों को वहां से निकाल पाए, कल ये ट्रैफिकर्स अगले 10 बच्चों को फिर वहीं ला के रखेंगे, क्योंकि उनको अपना यही धंधा ऐसे ही चलाना है। तो हमारी भूमिका केवल ये सूचना देने तक की है। आप सूचना दीजिए, वहां से निकलिए, अपने हाथ मतलब अपने आप को इस तरीके से वहां से और निकलना हमारी ये भूमिका है। तो एक जो तृप्ति ने बात की है कि घर के अंदर यदि कोई फैमिली मेंबर्स के मार्फत ही हो रहा है तो भी इसमें 10-9-8 पर सूचना दी जा सकती है। हमारे यहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उस पर सूचना दी जा सकती है। और साथियों, यदि मुझे और आपको कोई सेक्सुअल वायलेंस की घटना पता है और यदि मैं और आप ये सूचना नहीं दे रहे हैं, तो कानून ऐसा कह रहा है, पॉक्सो एक्ट हमारे देश में वो कह रहा है कि इसमें हमारे खिलाफ भी 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। तो मैं डरा नहीं रहा, मैं केवल सजग कर रहा हूँ कि हमें यदि पता चला तो हमें सूचना देना भी जरूरी है, लेकिन हम उस बच्चे को थोड़ा इस तरीके से तैयार कर सकें, उसको बता सकें कि इन नंबरों पर सूचना देने से हो सकता है। और इसलिए मैंने आपसे दोहराया कि 50% से ज्यादा मामले घरों के अंदर के मामले, इसलिए कई बार चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मामला दबा दिया जाता है कि घर की इज्जत का क्या होगा, तुम्हें तो ख्याल ही नहीं है, जबकि बच्चे उससे प्रभावित होते रहते हैं और उसी एक छत के नीचे रह के बच्चे प्रभावित होते रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि वो बच्चे अपनी बात रख दें, 10-9-8 पर रख दें, 100 डायल पर रख दें, या वो हम जैसे साथियों को कभी बता दें। सिंह सर के पास मेरा नंबर है,
मैं चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा। वो आप हमें सूचना दे दें कि ऐसे ऐसा मामला है, हम आगे उसमें कोशिश करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है उन तक पहुंचा सकें। मैं आपको हर केस में वायदा भी नहीं करता कि हम उसको सॉल्व भी कर लेंगे, हम सब मिल के कोशिश कर सकते हैं। और वैसे ही राशि का जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि राशि ने जैसे कहा कि बच्चे के साथ एब्यूज हुआ है और वो भी दूसरे बच्चे के द्वारा, तो भी क्या बच्चा वो कर सकता है? हाँ बिल्कुल बच्चा कर सकता है। 10/8 पर उससे बात करा दीजिए, नहीं तो हम उसके बिहाफ पर 10/8 पर सूचना दे दें कि ऐसी ऐसी जानकारी हमको मिली है, क्योंकि उस बच्चे को वहां से निकालकर उसकी काउंसलिंग करना जरूरी है। जिस बच्चे ने केस किया है उसके साथ भी काउंसलिंग करना जरूरी है, ताकि हम उस बच्चा वो आगे इस तरह की प्रक्रिया में ना जाए। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक सवाल अंकिता का है कि अगर किसी के पापा एडमिट करके आते हैं और मारपीट करते हैं तो उनके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है? अंकिता, इसको क्रूरता कहा गया है, क्रुएलिटी कहा गया कानून में, जेजे एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। और उसमें यदि किसी के माता पिता भी इस तरह की स्थितियां करते हैं तो उनको सेक्शन 75 के तहत 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। मैं अभी शुरुआत में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम पहले सजा की ही बात कर दें, हम 10/8 पे इसकी भी सूचना दें, ताकि उनके पेरेंट्स की एक बार काउंसलिंग हो सके, उनको आकर बताया जा सके कि यदि आप ये बार बार करेंगे तो आपको 6 महीने की सजा का प्रावधान है। और फिर भी यदि वो नहीं मानते, नहीं सुधरते हैं, तो फिर उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। और कीर्ति ने लिखा है कि यदि कोई चाइल्ड बेगिंग हम देख रहे हैं तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? कीर्ति, जैसे मैंने पहले कहा, कीर्ति शाह ने कहा कि हम सूचना देने का काम हमारा है। हम कोशिश ये करें कि हम देखें उस बच्चे की स्थिति और हम भीख ना दें, क्योंकि हम भीख देते हैं तो इन चीजों को बढ़ावा मिलता है। तो कोशिश ये करें कि हम भीख खुद ना दें। और यदि ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्थिति गड़बड़ है और जिनको इस तरह के कामकाज में वो जानबूझकर उनको उतारना पड़ता है, तो फिर ऐसे बच्चों के लिए जब हम 10/8 पे फोन करते हैं तो CWC नाम की हमारी एक कमेटी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन बच्चों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनको 2000 रुपीज पर मंथ पर बच्चे के हिसाब से एक स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, उससे जोड़ती है। और वहां से ये बच्चों को आर्थिक मदद मिलती है और फिर बच्चों को वहां से बाहर निकाला जा सकता है। श्रीकांत नायक का भी एक प्रश्न छूट गया सर, हाँ, एक्चुअली मुझे लगा कि वक्त कम है इसलिए मैं सब नहीं ले रहा हूँ। महिमा का भी मैं पढ़ लेता हूँ सर, एक मिनट। बच्चे गुमटी वगैरह में काम करते हैं और वहाँ पुलिस वाले और सब लोग जाते हैं, तो कोई एक्शन, फिर भी लोग कोई एक्शन क्यों नहीं? महिमा का है सर, that someone is not relevant to give any food to him together and affect the traffickers to do more wrong, then what is the right thing to do? Give them money. महिमा, ये तो महिमा ने कहा कि यदि हम उन बच्चों को खाना नहीं खिलाएं तो क्या हम पैसे दे दें? एक्चुअली पूरा खेल महिमा पैसे का है। यदि हम देखिए, आप अभी जिस बच्चे को हमने कांटों पर लेट के भीख मंगाते थे, वो बच्चे को जब वो बच्चा मान लीजिए आज 300 रुपए लेकर गया है, तो उसको रोज रोज प्रताड़ित किया जाता है ट्रैफिकर्स के द्वारा कि कल से तुम 350 से कम लाई ना, तो फिर समझना तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो मेरा एक एक रुपए भी, मेरा और आपका, वो बच्चों के लिए बहुत बहुत प्रताड़ना करता है। आपको एक चीज, चूंकि अभी 5 मिनट का मुझे समय लग रहा है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो नदियों में सिक्के फेंकते हैं, कई बार फेंकते हैं, यानी चढ़ाते हैं, माफ करिए मैं फेंकना शब्द गलत बोल दिया, चढ़ाते हैं। और हमारे पीछे उसकी धार्मिक मान्यता बहुत है कि हम नदियों को पवित्र करने के लिए, या नदियों में हमारी आस्था है इसलिए हम सिक्के चलाते हैं। मेरा एक स्टोरी है और वो स्टोरी पूरे देशव्यापी वो स्टोरी चली थी मेरी। उसमें हमने 5-4 जगह जाकर जरा ये देखने की कोशिश की थी, जबलपुर का भेड़ा घाट, करेली नरसिंहपुर के पास का बरमान घाट, होशंगाबाद का घाट और एक महेश्वर का घाट, कि यहाँ कितने सिक्के रोज गिरते हैं और इनसे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे आपके एक एक सिक्के जो हम नदी में फेंकते हैं, केवल हमारे आसपास का जो होशंगाबाद जिला का एक ब्रिज है, उस ब्रिज पे 3 to 4,000 रुपीज पर डे गिरता है। फिर दोहरा देता हूँ, ये मैं सबसे कम आंकड़ा बोल रहा हूँ, 4,000 to 5,000 रुपीज पर डे गिरता है। यदि एक दिन में 5,000 तो 30 दिन में कितना, और यदि 30 दिन में उतना तो एक साल में कितना। आप अंदाजा लगा के हैरान हो जाएंगे कि हमारे एक एक ब्रिज पे कितना पैसा गिरता है और उसके कारण बच्चे कैसे प्रभावित होते हैं। 187 बच्चों को मुंह का कैंसर हुआ है होशंगाबाद में, मेरे और आपके उस एक सिक्के के कारण। क्योंकि पहले सिक्के तांबे के थे और वो तांबे के सिक्के जल शुद्ध करते थे इसलिए डलते थे। अभी मेटेलिक कंपोजिशन ऐसा नहीं है कि वो शुद्ध करेगा, बल्कि वो बच्चे जब मुंह में सिक्के रख के पूरा तरीके से मुंह में 80-90 सिक्के रखते हैं, क्योंकि चड्डी पे रहते हैं, बाहर कहीं रख नहीं सकते, सब लोग सिक्के उठा रहे हैं, बच्चे दिन भर जब सिक्कों के साथ प्रयोग में आते हैं, 187 बच्चों को मुंह का कैंसर है। तो मैं बस ये दोहराना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि हम बच्चों को पैसे दें क्या, तो ये पैसा ही पूरी जड़ है। यदि हम पैसे देते हैं तो बच्चों की वल्नरेबिलिटी और बढ़ती है।
बजाय इसके कि हम इसको कैसे स्टॉप कर सके। हाँ, कोई बच्चा हमको बहुत ही प्रभावित स्थिति में लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके विवेक पर है कि आप उसको खाना खिलाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन सोचिए जरूर कि ये खाना खिलाना मेरे और आपको तत्काल सुख तो दे सकता है, लेकिन वो हो सकता है बच्चों के संदर्भ में थोड़ा प्रभावित करने वाला हो। कीर्ति ने लिखा है कि बच्चे यदि न्यूज़पेपर बेच रहे हैं तो न्यूज़पेपर मत खरीदिए, क्योंकि आजकल एक नई चीज शुरू हुई है, न्यूज़पेपर पर लिखना शुरू किया है कि आई वांट टू स्टडी, प्लीज हेल्प मी। वो कुछ लोग आप देखेंगे 1:30 बजे, मैं 3-4 स्थान बता दूंगा जब मैं आपके कॉलेज में आऊंगा, ऑनलाइन उसमें नहीं बोल रहा हूँ, 3-4 जगह पे आप देखेंगे 1:30 बजे 1 बजे कुछ लोग पेन पेंसिल से बैठ के केवल लिखने का काम करते हैं, फिर वो बच्चों को देते हैं आई वॉन्ट टू स्टडी। यदि वो बच्चा ये जान रहा होता तो शायद वो ये कर नहीं रहा होता। तो मत खरीदिए, क्योंकि हम खरीदते हैं तो ये पूरी चीजें चलती है ना। सुधांशु ने लिखा है, मैं उत्कर्णी के सवाल तक बस जाऊंगा, उसके बाद नहीं लूंगा। सुधांशु ने लिखा है, सर जैसे जो लोग डाउरी के लिए जुल्म करते हैं और फोर्स करते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। साथियों इसके लिए भी सुधांशु 1091 करके एक हेल्पलाइन है, आप उस पे मदद के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि वो महिला हेल्पलाइन है, महिला क्राइम अगेंस्ट वीमेन डिपार्टमेंट उसको देखता है, उसमें सूचना दी जा सकती है। हाँ, जयदेव ने लिखा है कि इसका मतलब है कि बेगर्स यूजुअली इन ग्रुप में कि जो लोग हैं वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मोस्टली प्रोन टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग। जयदेव एक्चुअली सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं, वो जरूरी नहीं कि वो ट्रैफिकिंग वो बेगिंग ही करते हैं, उनको सेक्सुअल अब्यूज के लिहाज से बेचा जाता है, उनको शादी के नाम पर बेचा जाता है, उनको अलग अलग होटल या धंधों में काम करने के लिए बेचा जाता है। तो जरूरी नहीं कि सारे ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चे बेगिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, अलग अलग जगह बेचा जाता है। आजकल ड्रग ट्रायल एक नया विषय है कि जो हमारे यहाँ दवाई आती है, वो दवाइयों पर ट्रायल करने के लिए भी कई बार बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग कारण है, उसमें से एक कारण चाइल्ड बेगिंग भी है। और उत्कर्णी का अंतिम सवाल ले रहा हूँ। उत्कर्णी ने कहा कि बच्चे जाके कलेक्ट करने लगते हैं वो कॉइन। अच्छा, उत्कर्णी ये बता रहे हैं कि बच्चे जाके कलेक्ट करने लगते हैं वो कॉइन, और उनको पैसे देने की जगह हम लोग फूड दे सकते हैं। उत्कर्णी ने कहा कि हम फूड दे सकते हैं। उत्कर्णी एक्चुअली बात मैंने वही की कि हम लोग के आजकल नया फैशन शुरू हो गया कि हम ये फूड दे दें, ताकि हमको लगता है कि हम बच्चों को पैसे नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि फिर ट्रैफिकर्स को इन बच्चों के फूड पे भी खर्च नहीं करना होता, उनको लगता है कि फूड तो ये करा ही देंगे, हमें तो जो बच्चे ये कमा के ला रहे हैं उसको अपने पास रखना है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से आप ये करना बंद कर दें या ये करना शुरू कर दें। मैं आपके सामने इस तरह की चीजों से बच्चों के समक्ष जो नई चुनौतियां खड़ी होती हैं, या बच्चों के सामने जो इस तरह के नए संशय खड़े होते हैं, नए चुनौतियां ही खड़ी होती हैं, उन चुनौतियों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशांत दुबे के कहने से ये मत शुरू करिए या ये बंद कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आप अपने आसपास बच्चों की दुनिया जो इस तरीके से प्रभावित हुई है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, सेंसिटिव तरीके से समझने करिए, और एक बार अपने आप को फिर से देखिए कि हम कितने प्रिविलेज लोग हैं। हमारे पास एजुकेशन है, बेहतर खान पान है, कमोबेश हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं, मौजूद हैं जो एक व्यक्ति को चाहिए। और उसके बनिस्बत ये बच्चे जो दिनों रात सड़कों पर ठंड से ठुठरते हैं, सड़कों पर रहते हैं, भीख मांगते हैं, उनका ट्रैफिकिंग होता है, उनकी उनकी जो इस स्थिति को एक बार में और आप जरा गौर से समझने की भर कोशिश कर लें। और ये जब हम समझने की कोशिश कर लेंगे, उसको थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ उतारने की कोशिश कर लेंगे, तो शायद फिर मैं और आप सही गलत की तरफ भी चल पाएंगे कि इनको खाना देना सही है या नहीं है, इनको पैसा देना सही है नहीं। और फिर आपको लगता है कि ये सही है, देन गो अहेड। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं जा रहा हूँ कि देना ही चाहिए या नहीं देना चाहिए। नाउ इट्स अप टू यू, ये इट्स टोटली डिपेंड सर ऑन विवेक जी। सर माफ कीजिए, मेरा एक अंतिम सवाल है सर। सर कोरोना से इतनी मौतें नहीं हुई हैं जितनी सर भूखमारी से हुई हैं। तो आपने जैसा बोला कि क्या कहते हैं, काफी लोग ऐसे बच्चे जो चाय की दुकान पे काम करते हैं, अगर हम उधर जाते हैं और कोई बच्चे की 12-11 साल उम्र है, अगर हम उसे काम करते हुए देखते हैं और अगर हम उसके अगेंस्ट सर एक्शन लेते कि यहाँ काम कैसे कर रहा है, बट सर अगर उस बच्चे की अगर जरूरत है, मतलब अगर सबकी अपनी अपनी नीड होती कि अगर उसको उसकी मजबूरी हो सर वो काम उधर क्यों कर रहा है, कि तो सर हम उसमें क्या कर सकते हैं। जी ऋतिक, आपका बिल्कुल सही सवाल है। मैंने यही कहा कि हमको कई बार जब हम ऐसे बच्चों को निकालने के लिए जाते हैं तो ये द्वंद हमारे सामने कई बार आता है कि हो सकता है ये द्वंद हमें चाइल्ड मैरिज रुकवाने में भी आता है कि हम चाइल्ड मैरिज रुकवाने के लिए पहुंचे। जैसे अभी कोरोना काल में जब ऋत्वेज, रितु,
रुचि और ये तमाम बीएसएसएस के वॉलंटियर साथी हमारे साथ काम कर रहे थे सुखी सेवनिया वाले उस पर, और वहां हमारे सामने चाइल्ड मैरिज का केस आया था और हम लोग रुकवाने गए थे। आप देखेंगे वहां मंडप सजा है, बारात आ चुकी है, सब लोग भोजन कर रहे हैं और बैंड बाजे और तमाम चीजें लगी हैं, और ऐसे में अब आप पहुंचे हैं शादी रुकवाने। अब लड़की के पिताजी आपसे कहते हैं कि भैया मेरा तो इतना खर्च हो गया, क्या करूं, अब मैं, आप अभी शादी रुकवा दोगे, मैं क्या करूंगा। लड़के के पिताजी कहते हैं मेरा बारात में इतना खर्च हो गया, मैं क्या करूंगा। अब आप, वहां हमने तय करना है कि हम किस तरफ हैं। हम बच्चे के आगे और पूरी जिंदगी भर हो जाने वाले शोषण के पक्ष में हैं, या इस समय उस बच्चे को जरूरत है कि उसको इस स्थिति से निकाला जाए। और ये माँ बाप को, या जो व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया में जुड़े थे, उनको पहले सोचना था कि ये कानूनन अपराध है और आप इसको कैसे देखते हैं। तो ये डायलेमा हर समय रहता है ऋतिक ऋतिक तो उस समय तो हम शादी रुकवाते हैं, पहली बात। वैसे ही हम इस बच्चे को तत्काल उसकी सूचना जरूर देते हैं और उस बच्चे को उस दुकान से निकालने की जतन करते हैं, भले ही उस बच्चे की मजबूरी हो तो भी। अब यदि मजबूरी है और उस बच्चे को ये काम करने की जरूरत ही पड़ रही है, तो फिर हम उसको स्ट्रक्चर से जोड़ते हैं। यानी जैसे आपने 10/9/8 पे मान लीजिए फोन किया, 10/9/8 उस बच्चे को CWC नाम की हमारे यहाँ व्यवस्था है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसके पास लेके जाएगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वहां से ये डिसाइड करेगा कि इस बच्चे की यदि मजबूरी थी तो उसको 2000 रुपीज पर मंथ की जो एक स्कीम है उसके साथ उसको जोड़ता है, ताकि उसकी जो आर्थिक जरूरत है वो वहां से पूरी हो सके और बच्चा उस दुकान से निकलकर वो अपने वापस स्कूल जा सके और अपना बेहतर जीवन जी सके। तो ये जो डायलेमा है ऋतिक जी, बिल्कुल और ये मानवीय स्वभाव का डायलेमा है कि भाई हम अभी ऐसा करा देंगे तो ऐसा क्या होगा। लेकिन जब हम बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि कौन सी चीज बेस्ट है, ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, तो फिर हम थोड़ा उस नजर पे पहुंच पाते हैं कि नहीं नहीं, ये इसको यहाँ से निकालना तो अभी बेस्ट ही है, और फिर उसको किस तरह की स्कीम से जोड़ा जा सकता है वो देखें। तो वो स्कीम से भी जोड़ा जाता है ताकि उस बच्चे को उसकी जो वर्तमान स्थिति है उससे कम से कम दूर किया जा सके। तो साथियों, मैं मतलब सवाल बहुत है और मुझे बहुत खुशी है कि ये सवाल इस तरीके से आ रहे हैं। यदि ये आते रहेंगे तो इसका मतलब मेरी जो 20-25 मिनट की बातचीत है वो कम से कम आप तक पहुंची है। किसी का कोई सवाल और नहीं, मतलब आ रहे होंगे, लेकिन माफी के साथ मैं शायद आगे एड्रेस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ज्योति की तरफ बढ़ रहा हूँ। प्लीज ज्योति। धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए निश्चल नाहर को आमंत्रित करना चाहूंगी। आभार प्रकट की इस श्रृंखला में मैं निश्चल नाहर, अध्यक्ष बाल संरक्षण समिति BSSS महाविद्यालय, सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रशांत दुबे सर का। माननीय सर ने बहुत ही कम समय में हमारा प्रस्ताव स्वीकार करते हुए हमारे कार्यक्रम को सफलता एवं सार्थकता प्रदान की, एवं हमारे सभी स्वयंसेवकों की जिज्ञासा की संतुष्टि की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारी इकाई के कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय डॉक्टर DB सिंह सर एवं श्रीमती नैना मैडम का। मैंने आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल हुआ। अब मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे उन साथियों का जिन्होंने समर्पित भाव से इतने कम समय में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया। इस कार्यक्रम की, हर कार्यक्रम की शान होते हैं इस कार्यक्रम के श्रोता। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभी श्रोताओं का जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े, एवं उम्मीद करता हूँ कि यह कार्यक्रम उनके लिए बेहद लाभदायक साबित हुआ होगा। जय हिंद। अंत में प्रशांत सर, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं कि आपने इतने कम समय में भी जो संक्षिप्त में जो सारगर्भित बातें हैं उसको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से अपने अनुभव के आधार पर सभी छात्र छात्राओं के साथ साझा किया। और मैं ऐसा समझता हूं कि इस सत्र और इस सेशन के बाद हमारे ये जो नवांकुर और न्यूली इंडक्टेड जो स्टूडेंट हैं उनके मन में जो भी भ्रांतियां रही होंगी, खास करके बाल संरक्षण को लेकर या बाल से संबंधित जितनी भी समस्याएं हमारे समाज में व्याप्त हैं, उसमें उनको एक नई ऊर्जा और नए साहस के साथ एक अलग मनोस्थिति बनाई होगी। और आने वाले दिनों में ये सभी छात्र जब मैदानी सतहों पर या समाज के विभिन्न वर्गों तक ये जाएंगे तो निसंदेह ये सारी बातें जो आपने उनको आज सिखाई हैं इसको ध्यान में रखते हुए ये लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
पुनः एक बार बीएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार की तरफ से प्रशांत दुबे जी का मैं बहुत आभार और साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सर जितनी जल्दी इस कोरोना महामारी से हम निजात पाएंगे, उसके बाद एक बीएसएस के ऑडिटोरियम में एक फुल फ्लैश्ड प्रोग्राम हमारा करने का प्रयास रहेगा, खासकर बाल संरक्षण को लेकर के, जिसमें मैं चाहूंगा कि बीएसएस महाविद्यालय का 2,500 से 3,000 छात्र पूरे ऑडिटोरियम में बैठा हो और वहां पर प्रशांत जी का एक अच्छा प्रोग्राम हो। और उसमें मैं भोपाल के बहुत से अच्छे लोगों को बुलाना चाहूंगा ताकि इसको बहुत बड़े लेवल पर हम मध्य प्रदेश में प्रचारित और प्रसारित कर सकें। बहुत धन्यवाद सर। मैं फिर से सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपके साथ और ये तमाम साथियों के साथ जुड़कर बातचीत करने का मौका मिला और अभी अंत तक 92 साथी हमारे साथ हैं। ये सफलता है डीबी सर के इस पूरे कार्यक्रम की कि हमारे साथ ये पूरे साथी अंत तक जुड़े। नहीं तो मैं बहुत सारे वेबिनार्स में हूँ तो सुबह शुरू में तो संख्या बहुत होती है, लास्ट तक वो रहती है और यही बीएसएसएस की और डीबी सर के साथ काम करने की खूबसूरती भी है। एक बार फिर से सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने नंबर मेरा चैट बॉक्स में डाल दिया है। आपको कोई और सवाल भी कभी हो तो आप सर को बता सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा कि मेरे से एक गलती ये हो गई कि आज कम से कम ये जो 100 बच्चे लगातार यहाँ, तो आपने देखा होगा कई बार आंकड़ा 100 को टच कर गया फिर आगे नहीं बढ़ रहा था। तो हुआ क्या सर कि कम से कम 100 से 125 बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाए क्योंकि ये जो हमारा जियो सूट का ये नेटवर्क है, मुझे ऐसा विश्वास था कि इस पे 250 के प्लस तक जाता है और अचानक ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि 100 से ऊपर जा ही नहीं पाया। इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा है और ये रिकॉर्डेड वीडियो हम शेयर करेंगे बाकी बच्चे जिन्होंने आज आपके इस सेशन का लाभ नहीं उठा पाए, तो उनको हम देंगे और सुनाएंगे। और मैं साथ ही इन बच्चों को सभी से एक वादा करता हूं कि जिन बच्चों को आज ये लाइव सुनने का मौका नहीं मिल पाया है, हम प्रमाण पत्र सभी बच्चों को देंगे इन रिकॉर्डेड वीडियो को सुनने के बाद। बेहतर होगा सर। और मैं भी ये वायदा करता हूँ सभी साथियों से कि जैसे हम इस महामारी के दौर से निकल रहे हैं, हम सब मिलकर बीएसएसएस में एक बार फिर से जरा 2-2.5 घंटे 1-1.5 घंटे जो भी समय मिलता है उसमें हम लोग थोड़ा विस्तार से बनाने की कोशिश करते हैं और मैं निश्चित रूप से वहां आप सबके बीच में रहूंगा। और एक बार फिर से बहुत सबका धन्यवाद। अंत में फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि घर से बहुत दूर मस्जिद चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आदर धन्यवाद। निश्चल, आप चाहें तो यहाँ पर चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक शेयर कर सकते हैं। जी सर, फीडबैक लिंक शेयर कर दी गई है। बार उसको कहाँ ग्रुप पे किया है या यहाँ मैसेज बॉक्स में? सर इसे चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दी गई है, ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी अभी। चैट बॉक्स में बार कर दो क्योंकि जब तक लोग थैंक यू बोलने लगते हैं तो ऊपर चला जाता है। जी सर, जी मैं इजाजत के साथ निकलना चाहता हूँ सर, मेरा दूसरा वेबिनार है, मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। जी सर, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। बच्चे जो भी लिंक यहाँ चैट बॉक्स में शेयर की जा रही है उस लिंक को क्लिक करके भरेंगे तो उनको सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक उनके मेल पर मिल जाएगा। तो जो लोग ये अभी सेशन को लीड कर रहे हैं, लीड करने से पहले चैट बॉक्स में दिए गए फीडबैक लिंक को भरने के बाद ही सेशन लीड करें।